तो एक एक लोकसभा सीट से किसी के कैंडिडेट मतलब सांसद बनने का मतलब ये नहीं, पूरा पूरा समाज उनके साथ है। तो चंद्रशेखर को दलितों का नेता बनने में अभी समय लगेगा। मायावती ही आज के समय में दलितों की नेता हैं। देखिए, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। लोकसभा चुनाव परिणाम में उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में बहुजन समाज पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया है। हालांकि जिस चंद्रशेखर आजाद को कमतर आंक रहे थे, जो राजनीतिक विश्लेषक थे जो उन्हें कमतर आंक कर चल रहे थे, उन्होंने नगीना सीट से विजय प्राप्त कर ली है। तो क्या ये मान लिया जाए कि अब दलित समाज का नेता चंद्रशेखर आजाद है और कहीं ना कहीं मायावती से दलित समाज उब चुका है? आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजनीति के बड़े जानकार और वाम सेब के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शेषराज पंवार जी मौजूद हैं। शेषराज जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका धन्यवाद। हिंदुस्तान 24 पर। धन्यवाद आपका। मायावती 3 बार की मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में बड़ी पार्टी, और इस चुनाव में देखे किस तरीके से उसका सुपड़ा साफ हो गया। तो इसके पीछे आप वजह क्या मानते हैं, क्या कारण रहा? देखिए, पहली तो बात यह है कि राजनेता और खास तौर से सामाजिक न्याय का पक्षधर जो है, अगर वो भ्रष्टाचार में फंस जाता है तो वो सामाजिक काम नहीं कर सकता कोई भी। मैं विशेष रूप से मायावती जी की बात नहीं कर रहा हूँ। और इस चुनाव में तो हमने देखा है, बहुत अच्छी तरह से देखा है कि किसी पे जरा सा भी कोई आक्षेप है, धब्बा है कहीं, या कोई कमजोरी है किसी भी नेता पर, उसको मजबूर होकर के भाजपा के साथ जाना पड़ा है। और अभी भी जो शासन आपका बना है, जो सरकार बनी है, इसमें भी वो दोनों नेताओं को मजबूरी की वजह से जाना ही पड़ा है। और वो कब तक मजबूरी है, कब तक उन्हें डर है, कब तक वो है, तब तक ये सरकार चलती रहेगी। जिस दिन उनका डर खत्म हो जाएगा ये निकल जाएगी बात। यह है। जहाँ तक मायावती जी की बात है, ये बात सही है कि वो काशीराम और मायावती जी सामाजिक न्याय की लड़ाई आरंभ करके आगे आए थे। मायावती जी तो बाद में आई, काशीराम जी ने 1973 में स्टार्ट किया। 1978 तक तो नाम ही नहीं दिया, कि उसके बाद नाम दिया गया कि भाई वाम साहब का नाम होगा। लेकिन नाम होने के बाद में भी कोई वो नहीं था, खाली नाम ही था। और 84 में बहुजन समाज पार्टी बन गई। अभी काशीराम जी ने अपने समाज से यही वायदा किया था कि मैं राजनीति नहीं करूंगा। नतीजन क्या हुआ कि जो उनके साथ कर्मचारी लगे हुए थे उनको कष्ट होने लगा, उनकी नौकरी पर आ गई। और उन्होंने कहा कि भाई आपने तो वायदा किया था कि हम राजनीति नहीं करेंगे, ये तो राजनीति, आप चुनाव लड़ रहे हैं। और वार्तालाप चलता रहा 2 साल तक। जब वार्तालाप में सफलता नहीं मिली तो 1986 में ही बामसेप को जो है सिस्टम संविधान बना करके पंजीकृत कराया गया, और वो विशुद्ध रूप से कर्मचारी की संस्था है। तो बामसेप अपनी तरफ से जागृति का काम कर रही है। और ये जो जागृति समाज में आई है, बहुजन समाज में, खास तौर से पिछड़े वर्ग में, अनुसूचित जाति में, अनुसूचित जनजाति में, जिसको आज आज परोक्ष रूप से देख रहे हैं लोग बाग, ये जागृति का आरंभ जो है बामसेप का ही किया हुआ है। और वो अभी भी कार्यरत है, बामसेप संस्था जो है। कुछ लोग तो ये मानकर चलते हैं कि बामसेप का ही एक अंग बहुजन समाज पार्टी है। देखिए, बामसेप का मतलब बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉइज फेडरेशन, एम्प्लॉइज फेडरेशन, कर्मचारियों का संघ। तो इसमें कैसे हो सकता है कि जो राजनीति कर रहा हो वो बामसेप का तो सदस्य भी नहीं हो सकता। बामसेप के तो सदस्य ही हो सकते हैं कि जो कर्मचारी हैं। और मैंने तो उसमें संशोधन करा अपने टेन्योर में कि वो कर्मचारी जो चुनाव लड़ सकते हो वो संस्था, वो बामसेप के सदस्य ही नहीं हो सकते। सीधी सी बात है, जिसको चुनाव लड़ना है वो राजनीति में जाना है, वो अपना उससे अलग हटे या इस्तीफा दे, नौकरी छोड़नी ही पड़ेगी उसको जो है, तभी तो चुनाव लड़ेगा। तो दलित समाज ने मायावती को इस चुनाव में क्यों छोड़ दिया? पिछला विधानसभा चुनाव भी आप देखिए, एक सीट जीत कर गए थे। देखिए, आप वो तो विधानसभा की बात कर रहे हैं, वो भी इनकी नहीं थी। लेकिन आप निरंतर जो वोट बैंक गिर रहा है, आप समाज को आज सभी के साथ समस्या है। जितने राजनेता हैं वो समाज को ऐसे ही मान के चलते हैं कि वो तुम्हारे पिछलग्गू ही बने रहेंगे, तुम्हारे भगत ही बने रहेंगे, भगत ही रहेंगे। ये तो आपने औरों को भी देखा ना, अनुसूचित जाति को ही नहीं देखा, औरों को भी देखा। जो आपका जो है 34% मतलब वोट है भाजपा का,
तो बाकी तो 66% है नहीं ना, और 66% मुसलमान ही थोड़ा ही है, या अनुसूचित जाति थोड़ा ही है, और भी तो हिंदू हैं जिन्हें आप हिंदू कहते हैं। तो वो देखिए जागृति समाज में आ रही, और समाज में जागृति क्या आ रही कि भाई उसको शिक्षा भी चाहिए, उसको स्वास्थ्य भी चाहिए, उसको रोजगार भी चाहिए, उसको मतलब भोजन भी चाहिए, उसको सब कुछ चाहिए होना चाहिए। लोकतंत्र का ये तकाजा है कि भाई वो लोक नीति उस तरह की बने जो सब चीज मुहैया हो, जो होनी चाहिए थी। तो वो अब जागरूक हो रहा है, तो वो अपना जो है अपना सही गलत सोचने की स्थिति है। मायावती भी ये सोचते रहे कि साहब वो बहुजन समाज जो अनुसूचित जाति के लोग उनके साथ लगे रहेंगे, कैसे लगे रहेंगे? वो तो वोट बैंक गिरना ही था। और ये गिरने का कारण यही है कि वो मतलब जो सत्ता है उससे बाहर नहीं जा सकती मायावती, उनकी लाचारी है, उनको जेल में नहीं जाना, नहीं जा सकती। आपने पहला चरण देखा, उसमें कुछ और पर वो थे रिजल्ट, दूसरे चरण में वो सक्रिय हो गई, बहुत ज्यादा सक्रिय हो गई, तीसरे चरण में चौथे चरण में जाकर तो अपने भतीजे को जिसको आगे लाना चाहती उसको भी हटाना पड़ा, प्रत्याशी बदलने पड़े। तो ये तो सच है। और मैंने पहले ही कहा कि भाई आप जो है बहुत लंबे समय तक लोगों को ऐसे बांध के नहीं रख सकते। भाजपा के दबाव में है मायावती जी, और आज से नहीं है। ताज कॉरिडोर वाले मामले में आगरा का जो प्रकरण था, जब इनको इनके सारे सब कुछ सारी डिटेल चली गई थी, वो मतलब उनके पास, सरकार के पास है सूचनाएं सारी की सारी जो है, तो वो एक तरह से दबाव में काम करती है, लाचारी उनकी, तो वो उससे बाहर जा ही नहीं सकती। तो क्या ये मान लिया जाए कि मायावती के सितारे अब गर्दिश में है और चंद्रशेखर आजाद दलितों का नया नेता है? ये अभी ज्यादा बड़ा मतलब बोल है, ये बड़ा बोल नहीं है। अभी ऐसा कुछ नहीं है। एक सांसद बनने का मतलब ये नहीं कि वो नेता ही बन गए हैं। वो परिस्थितियां बहुत सारी होती हैं राजनीति में, आप वो नहीं देखते जो होता है। आम जनता को पता नहीं होता कि किसने किसको जिताया, किसने किसको हराया। ये कोई जरूरी नहीं है कि मतलब जो अपने वोटों से जीत कर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी भी बहुत सारे लोगों को जिताती है जो उनकी पार्टी में नहीं। ऐसा बहुत कुछ होता है। अभी सामने आ जाएगा, कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि जागरूकता बहुत है। और आपका ये सोशल मीडिया जो है, इसे तो ये तो इतना प्रभावी है कि बाल की खाल निकालता है। अच्छी बात है, लोकतंत्र में होना चाहिए। नहीं, मायावती 3 बार की मुख्यमंत्री रही हैं और एक भी सीट बहुजन समाज पार्टी जीत नहीं पाई, और आजाद समाज पार्टी तो अभी नई पार्टी है, और चंद्रशेखर आजाद आप देख लीजिए नगीना से सांसद बन गए। भाई निर्णय किसने लिया? दलितों ने तो वोट चंद्रशेखर आजाद को दिया। देखिए वो जो सीट है नगीना, उस पर 80% के करीब जो है बहुजन समाज है। तो बहुजन समाज ने वहां पे भी, बसपा ने तो कैंडिडेट दे रखा था, ऐसा नहीं, सपा ने भी दे रखा था, भाजपा का भी था, ठीक है ना। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि मतलब एक सीट जीतने से सब कुछ वो नेता बन जाते हैं। वो तो कोई बात नहीं। पिछली बार 10 सांसद थे 19 में बसपा के, अब एक भी नहीं है। तो इसलिए नहीं है कि जो समाज है वो उसको भी तो, वो भी तो समझता है ना। समाज को आप मूर्ख कैसे कह सकते हैं? समाज तो बहुत बड़ी चीज है। और फिर ऐसा भी नहीं है भाई, पिछली बार 1,85,00,000 वोट थी, इस बार 1,25,00,000 वोट है, 60 लाख ही तो कम हुई है। 60 लाख ही वोट तो कम हुई है। अगली बार, मैं तो पहले भी कहा था, मैंने फेसबुक पे भी लिखा था, पहले भी लिखा था, अगर मायावती जी गठबंधन, ये कांग्रेस वाले सपा वाले गठबंधन के साथ चुनाव लड़ती, तो 10 तो MP उनके आते, और कम से कम 15-20 जो है भाजपा के हारते। और दलित समाज ने तो ये दिखाया है कि वो अब मायावती को छोड़कर चंद्रशेखर आजाद के साथ है। खतौली उपचुनाव आप देख लीजिए, वहां पर चंद्रशेखर आजाद के कहने से दलित समाज ने देखिए मदन भैया को वोट किया। अभी ये कहना, मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा बड़बोलापन है ये सब। दलित समाज जो है वो सारा का सारा बहुजन उसके साथ है, मतलब चंद्रशेखर रावण के साथ में। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो तो राजस्थान में भी तो चुनाव लड़ गए थे, वहां क्या मिल गया था? ऐसा नहीं है, बहुत कुछ है। परमोटेशन, कॉम्बिनेशन, वहाँ वो बेनीवाल के साथ, इसके साथ समझौता, ये समझौता, वो समझौता, यहाँ सब आ गया, वहाँ सब आ गया। छोड़िए इस बात को। लेकिन ये कहना कि साहब 100 लोकसभा सांसद बनते ही वो प्रतिनिधित्व आ गया, ये गलत, थोड़ा सा अतिशोक्ति होगी। अभी तो कांग्रेस का तो अध्यक्ष है, शेड्यूल कास्ट है, पता है लोगों को। चंद्रशेखर आजाद तो ये बात कह भी रहे हैं कि हमने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को दलित समाज का वोट ट्रांसफर कराया है।
और ये रिजल्ट भी आप देख सकते हैं। कैराना पर कह रहे हैं कि दलित समाज का वोट इकरासन को मिला है। नहीं तो यार, सहारनपुर में कह रहे हैं कि दलित समाज तो का मेरठ वोट में क्या इमरान कर लिया? वो मसूद तो को मिला मेरठ है। तो नगीना के बराबर की सीट थी, क्यों नहीं वहां जितवा दिया? हम्म, और वहां तो कैंडिडेट भी शेड्यूल कास्ट का ही था। हम्म, सुनीता वर्मा तो अनुसूचित जाति की कैंडिडेट थी, क्यों नहीं जितवा दिया मेरठ में? हम्म, गाजियाबाद में क्या कर लिया? हम्म, ऐसा नहीं है। एक अपनी सीट जीत गए, ये ठीक बात है, अच्छी बात है। हाँ भाई, वहाँ के नगीना के वोटर्स ने ये देखा कि हाँ, ये इसमें पोटेंशियल है। हम्म, क्यों नहीं रखा गठबंधन ने, क्यों नहीं रखा साथ में चंद्रशेखर को? आप क्या सोचते हो, मतलब उन्हें कुछ नहीं आता? तो एक एक लोकसभा सीट से किसी के कैंडिडेट मतलब सांसद बनने का मतलब ये नहीं पूरा पूरा समाज उनके साथ है। हाँ, लेकिन समाज जागरूक है और समाज बेटर डिसीजन लेता है, और उसको उसने दिखा दिया। और ये जो प्रभाव आपको दिखाई दे रहा है, इसमें थोड़ी सी मेरे से एक आंकलन में गलती हुई। मैं ये मान रहा था कि अनुसूचित जनजाति का वोट भी इस तरह से ही जागरूक हो गया, अभी उसमें कमी है। जो मेरा जो 5-7% का जो गलती आई है उसमें प्लस माइनस जो हुआ है, वो यही सोच करके कि अनुसूचित जनजाति के जो क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार है, उन सीटों पर अभी मतलब कांग्रेस को सफलता नहीं मिली है, वहां पे भाजपा को ही सफलता मिली है। 37 सीटें समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जीत रही है, 7 सीटें कांग्रेस जीत रही है। तो समाजवादी पार्टी इतनी सीटें किस तरीके से जीत गई? नहीं, पहली तो बात मैं ये बता दूं आपको कि उत्तर प्रदेश में जनजाति की परसेंटेज जो है वो आधी % है। अनुसूचित जनजाति की बात कर रहा हूँ। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में फर्क आप समझिए। अनुसूचित जनजाति अभी भी वो मतलब भाजपा के साथ है, लेकिन अनुसूचित जाति उसको बहुत कुछ क्लैरिटी आ गई है, उसने सारी न वोट जो है, ये जो प्रभाव है, ये बगैर अनुसूचित जाति के वोट के हो ही नहीं सकता था। जो 44 सीटें सपा की और कांग्रेस की आई है, ऐसा नहीं हो सकता जो है कि वो खाली राजपूत नाराज होने से, जाट नाराज होने से ऐसा नहीं होता। कहीं ऐसा तो नहीं जिस तरीके से प्रचार किया गया कि भारतीय जनता पार्टी यदि 400 सीटें जीत लेती है तो संविधान बदल देगी, तो वो बात दलित समाज के दिमाग में रही हो? नहीं, बिल्कुल दलित समाज डरा हुआ था। वो जो 400 पार का नारा था, उस पर अनंत हेगड़े ने और इन्होंने बोला था, लोगों को लग रहा था कि भाई ये संविधान बदलना चाहते हैं, तो हवा में था। और पहले इनकी सत्ता थी भाजपा गवर्नमेंट में, तब भी इन्होंने संविधान समीक्षा समिति बनाई थी। चुनाव परिणाम आने के बाद मायावती ने तो कहा है कि हमने देखे मुस्लिम समाज को कितना सम्मान दिया, टिकट भी दिए, और वोट मुस्लिम समाज का हमें मिला नहीं, और आगे हम भी सोच समझकर कार्य करेंगे। तो मायावती को न तो दलित समाज का ही वोट मिल पाया और न ही मुस्लिम समाज का वोट मिल पाया। क्या ये बात दलित समाज भी भांप गया था कि बहुजन समाज पार्टी के साथ अन्य किसी भी और धर्म या किसी जाति का वोट प्लस में नहीं हो रहा है? देखिए, ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई थी राहुल गांधी की यात्रा से कि इस देश का जितना मुस्लिम समाज है वो अपनी वोट को बांटेगा नहीं, चाहे कोई ओवैसी आए या कोई आए, वो अपनी वोटों को बांटेगा नहीं। और उसका क्लियर कट था कि हमें इंडिया गठबंधन को वोट देनी है, इसमें किसी तरह का कोई संशय नहीं था, और उसने दी भी है। और इनके कैंडिडेट खड़ा करने से तो 16 सीटें जो है भाजपा को मिली है। मायावती के वो कैंडिडेट खड़ा करने से 16 सीटें ऐसी हैं जहां मायावती को ज़्यादा वोट मिली है, और वो जो हार जो हुई है वो कम वोटों से हुई है। तो वो अगर वो मायावती साथ में आई होती, अगर इतनी शुभचिंतक थी, तो अपनी पार्टी का मतलब उसमें गठबंधन में चुनाव लड़ती, उन्होंने तो प्रयास किया, आखिरी मोमेंट तक प्रयास किया। इन्होंने कहा कि नहीं, मैं अकेली चलूंगी, अकेली चलूंगा, मतलब उनको निर्देश ऐसे थे कि आपको अकेले चलना है, तो अकेले चली, नहीं तो और कुछ परिणाम कुछ दूसरे होते। तो चंद्रशेखर को दलितों का नेता बनने में अभी समय लगेगा, मायावती ही आज के समय में दलितों की नेता हैं। देखिए, जो आदमी संविधान की रक्षा की बात नहीं करेगा, या संविधान में जो प्राविधान है उनको लागू करने का प्रयास नहीं करेगा, वो अब सफल नहीं हो पाएगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग जो है वो बहुत जागृत हो चुका है। किसी के कहने से कोई नेता नहीं बनेगा। प्रश्न ये है कि उन जो संविधान के जो प्राविधान है उनको लागू करने के लिए कौन कितना काम कर रहा है, कौन कितनी उससे मतलब अर्नेस्टली प्रयास कर रहा है, या वो किसके साथ जा रहा है।
तो ये चीज़ प्रभावी रहेगी। और ये 1990 से अब तक थोड़ा दबी जुबान से बोलते थे। पहली बार राहुल गांधी ने दो चीज़ें, वो सामाजिक न्याय वाली हैं दोनों, वो एक जातिगत जनगणना, तो एक संविधान की संरक्षण, वो दोनों पे क्लियर कट जो है विजन कांग्रेस ने लिया है। अच्छी बात है। अगर कहीं वो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार तो बोला है थोड़ा बहुत, लेकिन शिक्षा पर, स्वास्थ्य पे और उनको इंक्लूड कर लें तो वो अच्छा रहेगा उनका। अभी मैं भी अब मैंने तो घोषणा की हुई है कि भाई मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना, मैं किसी के लिए एक्टिवली प्रचार नहीं करना, तो मैं तो अपना, ठीक है, मेरी ओपिनियन है तो है, मैं तो यही तो कह आप ये मानते हैं कि जो परिवर्तन हुआ है तो इसके पीछे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है? विशेष रूप से भाजपा को जो चोट दी है वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ने दी है। देखिए, एक वो सिर्फ ये था कि साहब हम मोदी के बलबूते ही चुनाव लड़ लेंगे, मैं ये नहीं कहता कि इससे ही हुआ है, ये बहुत बड़ा कारक है। इसके साथ तो फिर महंगाई है, बेरोजगारी है, और बहुत सारी जो मतलब आप रोज कोई एग्जाम करते हैं वो लीक हो जाता है, दे नहीं पाते आप, वो 69,000 शिक्षकों वाला मामला है, कोर्ट के डायरेक्शन के बाद भी उनको आप जो एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहे, जो मतलब हाई कोर्ट निर्देश कर रहा है भाई नहीं एम्प्लॉयमेंट, तो फिर भी नहीं दे रहे आप। तो और भी छोटे छोटे मुद्दे हैं वो छोटे छोटे कह लो या कुछ भी कह लो, लेकिन ये बहुत बड़ा कारक था क्योंकि इसमें निगेटिव वोट हुई है। वो वोटर जिसने पिछली बार 2019 में भाजपा को वोट दी थी, हर पांचवा वोटर जो है उससे नाराज होकर के उसके खिलाफ गया, और वही उसका कारण बना है हार का। चलिए, तो इंजीनियर शेषराज परमार जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।